हेक्सर-ओलिन थ्योरी में हम लोग कल इसकी मान्यताएं कर लिए थे। अब उसके आगे बढ़ेंगे मान्यताओं से, यानी अजम्पशन कर लिए थे कि इसकी कौन कौन सी अजम्पशन। ठीक है ना। अब और हमने देखा था कि बैकग्राउंड क्या है इस थ्योरी का। तो हमने आप लोगों को बताया था कि ये जो रिकार्डो की थ्योरी थी, रिकार्डो का जो तुलनात्मक लागत का सिद्धांत था, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी थी, उसी का ये इम्प्रोवाइजेशन किए हुए हैं। ये कहते हैं कि रिकार्डो ने क्या कहा कि दो कंट्री के बीच ट्रेड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अवसर लागत में अंतर के कारण दो देशों में ट्रेड होता है, व्यापार होता है। और अवसर लागत में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ये अंतर क्यों होता है वस्तुओं के उत्पादन के लिए? क्योंकि प्रोडक्टिविटी डिफरेंस है लेबर की, यानी दोनों कंट्री में जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है श्रम की, उसमें अंतर है, इसलिए अवसर लागत में भिन्नता होती, अंतर होता है, इसलिए ट्रेड होता है। लेकिन रिकार्डो ने ये नहीं बताया कि प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस क्यों होता है, यानी अमेरिका का लेबर क्यों ज्यादा प्रोडक्टिविटी उसकी है और भारत के लेबर की प्रोडक्टिविटी क्यों कम है। इसका रीजन उन्होंने नहीं बताया, यानी प्रोडक्टिविटी में जो डिफरेंसेज हैं लेबर की, उसके वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में डिफरेंसेज हैं और उसके वजह से ट्रेड होता है। लेकिन इन्होंने अंतर नहीं, रीजन नहीं दिया कि प्रोडक्टिविटी में डिफरेंसेस क्यों है। और इसका रीजन कौन दिया? हेक्सर-ओलिन ने दिया। हेक्सर-ओलिन ने बता दिया कि दो देशों के बीच जो उत्पादकता है लेबर की, श्रम की, उसमें अंतर क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ फैक्टर इंडोमेंट, साधन की उपलब्धता या फैक्टर अबेंडेंस के कारण वहां की प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस होता है। उन्होंने रीजन क्या बताया कि एक देश, जिस देश में जो वह साधन ज्यादा, वहां की उस साधन की प्रोडक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। ठीक है। और जिस देश में साधन कम, जो साधन कम होता है, उसकी उत्पादकता ज्यादा होती है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसको उन्होंने फैक्टर इंडोमेंट का नाम दिया, यानी साधन उपलब्धता के कारण ही जो है प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस। साधन उपलब्धता भी कई तरह, अबेंडेंस तरह से भी हो सकती है, यानी फैक्टर इंडोमेंट को हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फैक्टर इंडोमेंट, ठीक है, साधन उपलब्धता, इसको साधन उपलब्धता थ्योरी इसीलिए बोलते हैं, यानी साधन उपलब्धता के कारण उत्पादकता में डिफरेंसेज होता है। अब साधन की उपलब्धता दो तरह से हो सकती है। अब देखो, साधन की उपलब्धता जो है, इसके विषय में बहुत सारे विचार हैं। पहला क्या है कि साधन की उपलब्धता एक होती है फैक्टर अबेंडेंस। फैक्टर, साधन की जो उपलब्धता है, एक सेंस में फैक्टर अबेंडेंस के टर्म्स में होगी। फैक्टर अबेंडेंस, फैक्टर अबेंडेंस यानी साधन बहुलता। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? साधन बहुलता। साधन उपलब्धता को दो तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। एक है साधन बहुलता, यानी ऐसे साधन जो बहुल मात्रा में ज्यादा है, अबंडेंस है। और दूसरा फैक्टर, फैक्टर स्कार्सिटी, फैक्टर स्कार्सिटी, साधन दुर्लभता। ठीक है ना, साधन दुर्लभता यानी ऐसे साधन जो कम है। ठीक है, समझ में आया ना। तो अब फैक्टर अबेंडेंस के टर्म्स में, यानी इन्होंने बता दिया कि जो जिस कंट्री में जो साधन बहुल मात्रा में है, वहां की प्रोडक्टिविटी कम होगी, उत्पादकता कम होगी उस साधन की। और जिस कंट्री में जो साधन स्कार्स फैक्टर में होगा, स्कार्स सेंस में होगा, दुर्लभ होगा, वहां की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, उत्पादकता ज्यादा होगी। तो इन्होंने फैक्टर अबेंडेंस को या साधन बहुलता को दो तरीके से मेजर किया है। फैक्टर अबेंडेंस को दो तरीके से मेजर किया है, माप किया है। उसी को आगे करें, यानी फैक्टर अबेंडेंस
ठीक है, साधन बहुलता। अब साधन बहुलता या फैक्टर अबंडेंस को मेजर कैसे किया इन्होंने? दो तरीके से। दो तरीके से इन्होंने बताया कि कैसे हम पता लगाएंगे कि किस देश का किस साधन में बहुलता है, क्या तरीका है उसका। तो दो तरीके से माप कर सकते हैं, इसकी मेजर कर सकते हैं। कौन कौन दो तरीके हैं? पहला है फिजिकल क्राइटेरिया, फिजिकल मानदंड, फिजिकल क्राइटेरिया, भौतिक मानदंड। अब फिजिकल क्राइटेरिया क्या है भाई? फिजिकल का मतलब क्या होता है? भौतिक। जैसे लेबर एंड कैपिटल भौतिक है, ठीक है ना। तो इसको कैसे मेजर करेंगे भाई? फिजिकल टर्म्स में कैसे मेजर करेंगे? मान लीजिए भारत है, भारत, दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है, भारत है और दूसरा है अमेरिका, मान लीजिए कंट्री। पहला देश है भारत और दूसरा है अमेरिका, ठीक है। पहला केस ले रहे हैं, केस वन। मान लीजिए अमेरिका में कैपिटल लेबर रेशियो, अमेरिका भारत का जो पूंजी और श्रम अनुपात है वो क्या है? क्या है भाई बताओ आप लोग? कम है। कैपिटल लेबर रेशियो विल बी लेस देन अमेरिकाज कैपिटल लेबर रेशियो, ठीक है। यानी भारत में जो पूंजी और श्रम का अनुपात है वो कम है पूंजी और श्रम अनुपात जो अमेरिका में है। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा बेटा? क्यों भाई, निष्कर्ष क्या निकलेगा? भारत कैसा कंट्री है भौतिक सेंस में? बताइए आप लोग। हम्म लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव क्यों बोल रहे हो? लेबर अबैंडेंस। इंटेंसिव तो टेक्नोलॉजी हमने कल एक्सप्लेन किया था। लेबर अबैंडेंट कंट्री है भारत। भारत कैसा कंट्री है? लेबर अबैंडेंट कंट्री है, श्रम बहुल राष्ट्र है, ठीक है ना। हाँ, यानी भारत में पूंजी श्रम की तुलना में कम है। इसको कैसे पढ़ेंगे ये भी? यानी भारत में कैपिटल रिलेटिव टू लेबर कम है अमेरिका के कैपिटल टू रिलेटिव लेबर से। यानी भारत में पूंजी श्रम की तुलना में कम है अमेरिका के पूंजी श्रम की तुलना से। समझ में आया ना? अब देखो इसको, अब तब हम कहेंगे कि भारत जो है श्रम बहुल राष्ट्र है, लेबर अबैंडेंट कंट्री है, लेबर अबैंडेंट कंट्री है, ठीक है भारत। अब वहीं दूसरा सेंस क्या कर सकते हैं कि कैपिटल लेबर रेशियो अमेरिका में ज्यादा है। इसका मतलब अमेरिका में पूंजी श्रम की तुलना में ज्यादा है भारत के पूंजी श्रम की तुलना से। यानी अगर भारत श्रम बहुल है तो अमेरिका क्या होगा? पूंजी बहुल। अमेरिका क्या होगा? कैपिटल अबंडेंट कंट्री होगा, पूंजी बहुल राष्ट्र होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2021 वाले में आया था। कैपिटल अबंडेंट कंट्री हो जाएगा अमेरिका। समझ में आया सबको? क्यों भाई, क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा एक चीज और ध्यान में रखिएगा आप लोग। आपके एग्जाम में जरूरी नहीं कैपिटल लेबर रेशियो ही लिखा रहे, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज भी लिख सकता है वो, अथवा करके और करके लिख सकते हो, ओ आर। यहाँ भारत डाल लो, यहाँ अमेरिका डाल लो। अब लिखो भारत में लेबर टू कैपिटल रेशियो ज्यादा है अमेरिका के लेबर कैपिटल रेशियो से। तो बात वही लिखी है, बस रेशियो चेंज हो। यानी भारत में श्रम पूंजी की तुलना में ज्यादा है और अमेरिका में श्रम पूंजी की तुलना में कम। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भारत
श्रम बहुल राष्ट्र है, लेबर अबेंडेंट कंट्री है, लेबर अबेंडेंट कंट्री है। और अमेरिका क्या है? पूंजी बहुल राष्ट्र, यानी कैपिटल अबेंडेंट। क्यों भाई, दोनों चीजें क्लियर हुई? दोनों चीजें एक ही हैं, बट लिखने का तरीका अलग है। समझ में आया सभी को? बताओ भाई। गुड। अब देखो, इसका इन अदर वर्ड में एक और मीनिंग हो सकती है। पहले वाले एग्जाम्पल में आप देखो, या पहले वाले या दोनों एक ही है एग्जाम्पल। इसमें एक चीज और लिख सकता हूं मैं, इसमें एक चीज मैं और लिख सकता हूं। हमने लिखा कि भारत लेबर अबेंडेंट कंट्री है, इसका मतलब क्या है? भारत पूंजी दुर्लभ देश है। कैसा है? पूंजी दुर्लभ देश है। अगर भारत में श्रम ज्यादा है तो इसका मतलब पूंजी कम है ना, तो पूंजी दुर्लभ है, यानी भारत कैसा देश है? लेबर अबेंडेंट और कैपिटल स्कार्स कंट्री है भारत, यानी पूंजी दुर्लभ कंट्री। वहीं अमेरिका पूंजी बहुल है, कैपिटल अबेंडेंट है, बट लेबर स्कार्स है। ठीक है, श्रम दुर्लभ देश है, श्रम दुर्लभ देश है अमेरिका। चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं भाई? समझ में आ रहा है सभी को? गुड, वेरी गुड। और वहीं इस वाले एग्जाम्पल में भी सेम, श्रम बहुल है तो पूंजी दुर्लभ होगा, कैपिटल स्कार्स होगा। ठीक है, और पूंजी बहुल है अमेरिका तो श्रम दुर्लभ होगा। ठीक है ना, यानी लेबर स्कार्स हो। तो ये एक तरीका है जिससे हैक्सर और ओहलिन ने पता लगा लिया कि भौतिक क्राइटेरिया से पता लगा लिया कि कौन सा देश कब अबंडेंस होगा, कब स्कार्स होगा, उसको मेजर कर लिया। अब दूसरा तरीका उन्होंने बताया, वो है फैक्टर प्राइस क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया उन्होंने क्या बताया? फैक्टर प्राइस क्राइटेरिया से भी हम लोग फैक्टर अबंडेंस को मेजर कर सकते हैं, यानी साधन बहुलताओं को पता लगा सकते हैं कि किस कंट्री का किस साधन में बहुलता है या दुर्लभता है, स्कार्सिटी है या फिर अबंडेंस। तो कारक कीमत मानदंड, कारक कीमत मानदंड। अब कारक कीमत, अभी तक हम लोगों ने भौतिक संदर्भ में देखा था, श्रम की मात्रा और पूंजी की मात्रा से तुलना कर रहे थे। अब उसकी प्राइस से तुलना करेंगे, अब पता लगाएंगे कि किस कंट्री का किस गुड में क्या है, अबंडेंस है या स्कार्स है। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ये है भारत और ये है अमेरिका। लेबर की प्राइस को क्या बोलते हैं? लेबर को क्या देते हो? लेबर की कीमत क्या है? मजदूरी, वेज, डब्लू। और पूंजी की मजदूरी क्या है भाई? पूंजी की प्राइस क्या है? जल्दी बताइए, पूंजी की प्राइस क्या है? हाँ बेटा, पूंजी की प्राइस क्या है? जल्दी बताओ। पूंजी की प्राइस प्रॉफिट है। क्यों भाई? पूंजी की प्राइस प्रॉफिट है। हाँ बेटा, फिर क्या है? हैं? ROI है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो W/R। पूंजी की कीमत क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, या रेंटल वैल्यू भी कह सकते हो। ठीक है, रेंटल वैल्यू। ठीक है, तो W/R भारत में और W/R अमेरिका में। हमने उस एग्जाम्पल में कहा था कि भारत में क्या है, जनरल भाषा में भारत में क्या है? लेबर ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है। जो चीज ज्यादा होती है, यानी जो चीज जिस कंट्री में, या कोई भी सामान अगर आपके पास ज्यादा है तो उसकी कीमत क्या होगी? कम होगी।
लेबर हर जगह मिल जाता है तो सस्ता लेबर मिलेगा ना, तो W/R भारत में क्या होगा, कम होगा। यानी मजदूरी, यानी श्रम की जो कीमत है पूंजी की तुलना में कम होगी, पूंजी की कीमत की तुलना में कम होगी। इसको इन अदर वर्ड में एक और सेंस में लिख सकते हो। इन अदर वर्ड में कैसे लिख सकते हो, प्राइस ऑफ लेबर डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ कैपिटल, PL/PK भी लिख सकते हैं। अब प्राइस ऑफ लेबर ही W होता है, मजदूरी होती है, प्राइस ऑफ कैपिटल ही रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेंटल वैल्यू होती है। और वहीं यहां भी लिख सकते हो OR करके, PL/PK। यानी भारत में मजदूरी यानी श्रम की जो कीमत है पूंजी की कीमत की तुलना में कम है। जाहिर सी बात है, भारत में श्रम ज्यादा है तो श्रम की कीमत कम है, पूंजी कम है भारत में तो पूंजी की कीमत अधिक होगी, इसलिए मजदूरी ज्यादा है भारत में रेट ऑफ इंटरेस्ट से। क्लियर। और वहीं अमेरिका में ज्यादा है, तो इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकला, क्यों भाई, इसका मतलब भारत क्या है, भारत श्रम बहुल राष्ट्र है, श्रम बहुल राष्ट्र है, यानी लेबर अबंडेंट कंट्री है, क्योंकि लेबर यहाँ पर सस्ता है और पूंजी दुर्लभ राष्ट्र है, यानी कैपिटल स्कार्स कंट्री। और वहीं अमेरिका की चर्चा करें तो पूंजी बहुल राष्ट्र है अमेरिका, यानी कैपिटल अबंडेंट कंट्री है और श्रम दुर्लभ है, क्योंकि अमेरिका में देखो श्रम क्या है, मजदूरी ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो क्योंकि वहां पर पूंजी ज्यादा होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम। क्लियर हुआ बेटा, सभी को क्लियर है, बताओ, है भाई, सभी को क्लियर है, गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो पहला हो गया, दूसरा, ये पहला, अब दूसरा भी देख लीजिए। दूसरा है ये भारत मान लीजिए, ये अमेरिका मान लीजिए, ये WI/R भारत में है, ये ज्यादा है मान लीजिए, W/R अमेरिका से, तो इसका मतलब भारत क्या होगा, भारत क्या होगा क्यों भाई, इसका मतलब भारत क्या होगा, हम्म, बताओ भाई, भारत पूंजी बहुल राष्ट्र होगा। देखो यहाँ पे हमने ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं, आप भारत अमेरिका को छोड़ करके भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है ना। भारत पूंजी बहुल राष्ट्र हो जाएगा और श्रम दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि भारत में मजदूरी ज्यादा है ना, तो इसका मतलब श्रम कम है तभी तो मजदूरी ज्यादा है, पूंजी दुर्लभ राष्ट्र। यानी इस सिनेरियो में भारत क्या होगा, कैपिटल अबंडेंट कंट्री होगा, पूंजी बहुल राष्ट्र होगा और श्रम दुर्लभ होगा, श्रम कम होगा तभी तो मजदूरी ज्यादा है। और वहीं अमेरिका क्या होगा, अमेरिका में देखो मजदूरी कम है, तो इसका मतलब अमेरिका श्रम बहुल माना जाए, श्रम बहुल। ये एक एग्जाम्पल है, वास्तविकता से इसका लेना देना नहीं है, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल। और पूंजी दुर्लभ होगा, ठीक है, समझ में आया सभी को, क्यों भाई, सभी को क्लियर है, बताइए आप लोग, सभी को दोनों क्राइटेरिया क्लियर हो गई। चलें आगे। अब ये तो उन्होंने मेजर कर दिया कि कैसे किसी भी कंट्री को आप पता कर सकते हो कि वो किस फैक्टर में अबंडेंस है उसका, किस फैक्टर में उसकी बहुलता है, बहुल मात्रा में पाया जाता है। अब आइए देखते हैं कि उन्होंने कैसे ट्रेड किया, फिर ट्रेड कैसे करेंगे, और ट्रेड से गेन्स फ्रॉम ट्रेड है कैसे होगा। अब ये बताओ आप लोग कि हमने कह दिया, अब मॉडल को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, अब मॉडल को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तो अगली हेडिंग लगा लो, एक्सप्लेनेशन ऑफ द मॉडल, एक्सप्लेनेशन ऑफ द मॉडल, ठीक है, मॉडल को की व्याख्या करेंगे।
अब ये बताइए आप लोग कि हमने अभी आप लोगों को बताया था कि ये भारत है, ये अमेरिका है, ये भारत है और ये अमेरिका है। हमने लिखा था कि भारत में कैपिटल टू लेबर रेशियो, देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना आप लोग कि जो फैक्टर इंडाउमेंट है या साधन उपलब्धता है, हैक्सरवॉलिन ने उसको सापेक्षिक शब्दों में डिफाइन किया है, एब्सोल्यूट शब्दों में डिफाइन नहीं किया। एब्सोल्यूट का मतलब ऐसे नहीं किया कि लेबर ज्यादा है अमेरिका के लेबर से, इस सेंस में नहीं किया है उसको डिफाइन। उसको कैसे किया है? सापेक्षिक शब्दों में, सापेक्षिक रूप में डिफाइन किया। तो ये वाला गलत है, ये वाला सही माना जाएगा। और अमेरिका में लेबर टू कैपिटल रेशियो, तो भारत में क्या है, हमने क्या पता लगाया था? भारत में ज्यादा है लेबर, श्रम और पूंजी अनुपात भारत में ज्यादा है पूंजी की तुलना। तो इसका निष्कर्ष हमने क्या निकाला था कि इंडिया जो है यानी भारत है वो इंडिया लेबर अबंडेंट कंट्री है, लेबर अबंडेंट कंट्री है, लेबर अबंडेंट। इसका इन अदर सेंस में और क्या मतलब होगा? अगर फैक्टर प्राइस वाला भी ले ले, कारक कीमत वाला, तो W/R कम है, W/R अमेरिका से। लेबर ज्यादा है तो मजदूरी कम होगी ना, तो ये दोनों चीजें एक ही हैं। तो भी इंडिया क्या होगा, भारत क्या होगा? श्रम बहुल होगा। ठीक है ना? अब ये बताइए, अब एक एक वस्तु भी ले लेते हैं, एक एक वस्तु भी ले लेते हैं। मान लीजिए वस्तु है, दो वस्तु लेते हैं, श्रम बहुल यानी लेबर इंटेंसिव, श्रम गहन, श्रम गहन वस्तु है कपड़ा, यानी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से बनने वाली वस्तु क्या है? कपड़ा, क्लोथ, क्लोथ। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से बनने वाली गुड्स क्या है? कपड़ा। यानी लेबर इंटेंसिव मतलब कपड़ा ज्यादा, कपड़ा बनाने में श्रम ज्यादा लगता है पूंजी की तुलना में। हमेशा सापेक्षिक चीजें यहाँ पे बात होंगी, रिलेटिव सेंस में। एब्सोल्यूट सेंस में हम लोग बात नहीं करेंगे, रिलेटिव सेंस। यानी कपड़ा किस टेक्नोलॉजी से बन रहा है? श्रम गहन वस्तु से, श्रम ग्रहण टेक्नोलॉजी से बन रहा है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से बन रहा है। यानी कपड़ा में लेबर ज्यादा लगता है पूंजी की तुलना। और दूसरी एक वस्तु ले लेते हैं पूंजी गहन, यानी कैपिटल इंटेंसिव गुड। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से कौन सी गुड बन रही है? मान लीजिए, बताइए भाई। फूड, फूड ले लीजिए, भोजन। यानी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से फूड बनता है, खाना बनता है। यानी खाना बनाने में, फूड बनाने में पूंजी ज्यादा लगती है श्रम की तुलना में। इसका मतलब ये नहीं है कि श्रम लगता ही नहीं, श्रम की तुलना में पूंजी ज्यादा लगता है। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं भाई? यहां तक क्लियर है? बताओ, यहां तक चीजें क्लियर हैं? धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तभी जाके थ्योरी समझ में आएगी। थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी आप लोग पढ़ लेंगे, आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि थ्योरी खत्म होगी। तो बस थोड़ा सा ही है अब आगे। अब हमें ये पता चल गया कि भारत लेबर अबंडेंट कंट्री है। भारत कैसा कंट्री है? लेबर अबंडेंट कंट्री है, यानी भारत श्रम बहुल राष्ट्र है, हमें ये पता चल गया है। और वहीं दूसरी तरफ ये भी पता चल गया है कि अमेरिका क्या है? पूंजी बहुल राष्ट्र है। अमेरिका क्या है? पूंजी बहुल राष्ट्र है, कैपिटल अबंडेंट कंट्री है। इसी एग्जाम्पल से ये भी तो पता चल गया पूंजी बहुल है अमेरिका, यानी कैपिटल अबंडेंट कंट्री है अमेरिका। तब आप लोग सड़ासड़ जल्दी से बताइए कि भारत कौन सी गुड बनाएगा? कपड़ा कि भोजन? क्लोथ बनाएगा कि फूड बनाएगा? बताओ भाई। क्लोथ बनाएगा। और अमेरिका क्या बनाएगा बेटा? फूड बनाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका में क्या है? पूंजी ज्यादा पाई जाती है श्रम की तुलना में। तो अमेरिका जो है फूड बनाएगा, श्रम पूंजी गहन का वो इस्तेमाल करेगा।
और भारत श्रम बहुल राष्ट्र है, श्रम सस्ता है अमेरिका में, और श्रम गहन टेक्नोलॉजी से कपड़ा बनता है। तो सस्ता श्रम का यूज करके भारत जो है कपड़ा ही कपड़ा बनाएगा बढ़िया से। तो चलिए सबसे पहले भारत की बात करते हैं। भारत, अब भारत हम कह रहे हैं कि भारत जो है क्लोथ बनाएगा, भारत क्लोथ बनाएगा, क्योंकि भारत जो है लेबर अबंडेंट कंट्री है, श्रम बहुल राष्ट्र है, श्रम सस्ता वहां मिलता है, इसलिए भारत जो है क्लोथ बनाएगा, क्योंकि क्लोथ जो है श्रम गहन वस्तु, ठीक है ना। क्लोथ बनाएगा, अब क्लोथ का प्रोडक्शन करेगा भारत, यानी इसका मतलब यानी भारत जो है क्लोथ का प्रोडक्शन करेगा, क्लोथ का उत्पादन करेगा, ठीक है ना। अब क्लोथ का उत्पादन करेगा यानी भारत का पीपीएफ क्या होगा, कैसे बनेगा पीपीएफ भारत, अर्थात भारत का पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या पीपीसी क्या होगा, क्लोथ की तरफ, कपड़े की तरफ क्या होगा, बायस्ड होगा, क्या होगा, बायस्ड होगा, पक्षपात रहित तो होगा, पक्ष बायस्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे, पक्ष की तरफ होगा, ऐसे लिख लो, हिंदी वाले ऐसे लिख सकते हैं कि क्लोथ की तरफ ज्यादा झुका हुआ होगा, ज्यादा झुका हुआ होगा, यानी भारत जो है क्लोथ बनाएगा, क्योंकि भारत जो है क्लोथ का उत्पादन करेगा, तो भारत का जो पीपीएफ है उत्पादन संभावना वक्र है वो कपड़े की तरफ बायस्ड होगा, झुका हुआ होगा। तो भारत का पीपीएफ कैसे बनेगा बेटा, भारत का पीपीएफ यहाँ मान लीजिए कपड़ा ले रहे हैं, क्लोथ ले रहे हैं, यहाँ पर फूड ले रहे हैं, भोजन, यहाँ पे क्लोथ, तो क्लोथ की तरफ ज्यादा झुकाव होगा, तो कैसे बनेगा भाई, इस तरफ बनेगा। ये है भारत का पीपीएफ, क्लोथ की तरफ ज्यादा बायस्ड है कि नहीं, झुका हुआ है ना, क्लोथ की तरफ ज्यादा है ना उसकी दूरी, कपड़े की तरफ कम है। समझ में आया कि नहीं भाई, जल्दी 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 बताओ फटाफट। हाँ बेटा अब ये बताइए आप लोग कि हमें तो ये पता चल गया ना कि भारत क्लोथ बनाएगा, भारत का जो उत्पादन संभावना वक्र है वो क्लोथ की तरफ बायस्ड होगा, झुका हुआ ज्यादा होगा उस तरफ। अब पीपीएफ तो संभावना बताता है ना कि भैया एक कंट्री यानी भारत के पास गिवन रिसोर्सेज हैं, गिवन टेक्नोलॉजी है, तकनीक दी हुई है, संसाधन दिए हुए हैं, तो वो कपड़ा और फूड के विभिन्न संयोगों को उत्पादित कर सकता है, संभावना व्यक्त की जा रही। कितना करेगा कैसे पता लगा, ये पता लगाएंगे कीमत रेखा से, वैल्यू लाइन पता करके। अब कीमत रेखा, मूल्य रेखा, तो मूल्य रेखा यानी हमें क्या पता चल जाए, मूल्य रेखा, तो ये मान लीजिए मूल्य रेखा है। अब मूल्य रेखा क्या होगी, पीसी अपॉन पीएफ होगी। मूल्य रेखा क्या बोलेंगे, पीसी अपॉन पीएफ, प्राइस ऑफ क्लोथ डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ फूड, पीसी अपॉन पीएफ ही तो कीमत रेखा हो। तो भारत इतना प्रोडक्शन करेगा क्लोथ का और इतना प्रोडक्शन करेगा किसका, किसका करेगा, फूड का। ये क्यू एफ है और ये क्यू सी है, यानी क्वांटिटी ऑफ क्लोथ, क्वांटिटी ऑफ फूड, यानी भारत जो है 1 पर प्रोडक्शन करेगा। समझ में आया, ये भारत की कंडीशन है, क्लियर है, बताइए भाई फटाफट। हाँ बेटा सभी को क्लियर है ना, चलें आगे, गुड। अब चलिए बात करते हैं अमेरिका की, अमेरिका की बात करते हैं। अब दूसरा कंट्री जो है हमारा अमेरिका है। अमेरिका के बारे में हमने क्या देखा था कि अमेरिका क्या है,
अमेरिका पूंजी बहुल राष्ट्र है। क्या है? पूंजी बहुल राष्ट्र है, कैपिटल अबंडेंट कंट्री। तो अमेरिका अमेरिका फूड बनाएगा, क्योंकि फूड क्या है? फूड बनाएगा, भोजन बनाएगा। क्योंकि क्योंकि फूड कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से बनता है, कैपिटल इंटेंसिव, पूंजी गहन वस्तु है। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? यानी अमेरिका पूंजी बहुल राष्ट्र है, तो अमेरिका फूड बनाएगा, क्योंकि फूड पूंजी गहन वस्तु है, यानी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स है। तो अब अमेरिका का क्या होगा? पीपीएफ। तो अमेरिका का पीपीएफ फूड की तरफ, यानी भोजन की तरफ बायस्ड होगा, तरफ झुका हुआ होगा। तो कैसा बनेगा भाई अमेरिका का पीपीएफ? है, अमेरिका का पीपीएफ कुछ इस तरह बनेगा। देखो, फूड यहाँ पे ले रहे हैं ना हम लोग, और यहाँ क्लोथ, कपड़ा। ये अमेरिका का पीपीएफ फूड की तरफ ज्यादा बायस्ड है। समझ में आया कि नहीं भाई? जल्दी बताओ। हाँ बेटा। गुड। अब मान लीजिए कहीं, अब कहाँ पर है, मान लीजिए जो है यहाँ पर कहीं कीमत रेखा है ये, यानी ये पीसी अपॉन पीएफ है, प्राइस ऑफ क्लोथ अपॉन प्राइस ऑफ फूड। तो ये अमेरिका के लिए कीमत रेखा है, यहाँ पर टच कर रही है पीपीसी को, तो अमेरिका जो है इतना क्लोथ का प्रोडक्शन करेगा, इतना फूड का प्रोडक्शन, यानी क्यूएफ है ये क्यूसी है। यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो गया। अब हमें ये पता चल गया कि अमेरिका इतना प्रोडक्शन करेगा फूड क्लोथ का, भारत इतना फूड क्लोथ का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, समझ में आया? अब हमने एक अजम्पशन लिखवाई थी, या हमने अभी हाल फिलहाल में एक क्विज में क्वेश्चन भी था कि ट्रेड कब होता है? ट्रेड कब होता है? जब वस्तुओं की कीमतों में भिन्नताएं हों, दोनों कंट्रियों में भिन्नता है क्या? यानी आगे लिखते हैं निष्कर्ष इस प्रकार हमें ये पता चलता है कि पीसी अपॉन पीएफ, क्लोथ की प्राइस और फूड की प्राइस, यानी कीमत रेखा भारत में, और पीसी बाई पीएफ अमेरिका में। इसको पीसी स्टार कर दो, इसको पीएफ स्टार कर दो, क्योंकि अमेरिका का है तो अमेरिका को स्टार दे देते हैं। अब आप लोग बताइए किसका पीसी बाई पीएफ कम ज्यादा होगा? ऐसे होगा या ऐसे होगा? जल्दी बताओ, आप लोग बताओ फटाफट। है भाई, कौन बताएगा? क्या होगा? भारत में पीसी बाई पीएफ ज्यादा होगा कि कम होगा? हैं? बिल्कुल सिंपल सी बात है। भारत कैसा देश है? भारत कौन सी गुड बना रहा है? क्लोथ। क्लोथ ज्यादा बना रहा है ना, तो भारत का क्लोथ की कीमत कम होगी भारत में, और फूड की कीमत ज्यादा होगी, क्योंकि फूड कम बना रहा है भारत, क्योंकि क्लोथ, भाई भारत में श्रम ज्यादा है और क्लोथ सस्ता आ रहा है। श्रम सस्ता आ रहा है तो भारत जो है श्रम गहन वस्तु ज्यादा बना रहा है, सप्लाई ज्यादा कर रहा है, तो कीमत कम होगी ना। तो पीसी बाई पीएफ भारत का कम है अमेरिका की तुलना। पीसी बाई पीएफ भारत का कम है अमेरिका की तुलना में। तो ये कंडीशन है बिफोर ट्रेड। व्यापार के पहले दोनों देशों में कीमत
अनुपात, दोनों वस्तुओं की कीमतों का जो अनुपात है उसमें अंतर होता है, रिलेटिव प्राइसेस में डिफरेंस है, इसीलिए तो ट्रेड होता है। अब ये बताइए, भारत में पीसी बाई पीएफ कम है, यानी क्लोथ की कीमत फूड की कीमत की तुलना में कम है भारत में अमेरिका से। तब आप लोग अब हमें बताओ कि हमें ये भी पता है कि भारत श्रम बहुल राष्ट्र है, भारत क्लोथ ज्यादा बना रहा है, तो भारत क्लोथ का क्या करेगा यहाँ पर? निर्यात करेगा। भारत क्या करेगा यहाँ पर? क्योंकि क्लोथ सस्ता भी है, ठीक है, भारत में तो सस्ता है तो ज्यादा बन भी रहा है, सप्लाई ज्यादा हो रही है उसकी। तो भारत जो है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है? भारत निर्यात क्या करेगा? कपड़ा। ठीक है ना, भारत निर्यात क्या करेगा? कपड़ा। और अमेरिका निर्यात क्या करेगा बेटा? अमेरिका निर्यात क्या करेगा? फूड, भोजन। भारत आयात क्या करेगा? फूड। और अमेरिका आयात क्या करेगा? कपड़ा। ये निष्कर्ष निकल रहा है ना? क्यों भाई? तो अब ये बताइए, अब आप लोग जरा गौर से ध्यान से समझिएगा आप लोग। अब आगे की थ्योरी जो लास्ट डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो ये व्यापार के पहले की कहानी, व्यापार के पहले ये स्थिति है, कीमत साधन कीमत जो अनुपात है, वस्तुओं की कीमतों का जो अनुपात है दोनों देशों में अंतर है, इसलिए अब ट्रेड होगा। और जैसे ही ट्रेड होगा, ये जो कीमत में जो भिन्नताएं हैं दोनों वस्तुओं की दोनों देशों में, वो क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी ट्रेड से। ठीक है, तो चलिए बराबर करते हैं। अब ये देखिए आप लोग कि भारत में जो कीमत रेखा का ढाल है वो क्या है? अभी कम है, और अमेरिका के कीमत रेखा का ढाल ज्यादा है, क्योंकि पीसी बाई पीएफ अमेरिका में ज्यादा है ना। तो आइए अब एक में दोनों डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कपड़ा ले रहा हूँ, यहाँ पर फूड ले रहा हूँ, भोजन। अब अमेरिका का, पहले भारत का पीपीएफ बनाता हूँ। ये भारत का पीपीएफ है, ठीक है ना, ये भारत का पीपीएफ है। अब अमेरिका का पीपीएफ बनाइए, ये अमेरिका का पीपीएफ है। ठीक है, कलर अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है ना बेटा यहाँ पर? बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर है ना? ये अमेरिका का पीपीएफ है, क्योंकि अमेरिका जो है फूड ज्यादा बना रहा है ना, फूड की तरफ उसका पीपीएफ ज्यादा बायस्ड हो, और कपड़ा की तरफ भारत का हो। हमने दूसरी कंडीशन व्यापार के पहले क्या है कि पीसी बाई पीएफ अमेरिका भारत में क्या है? कम है ना? क्यों भाई? पीसी बाई पीएफ भारत में क्या है? कम है। तो मान लीजिए भारत जो है यहाँ पर प्रारंभ में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर उत्पादन कर रहा है, ये पीसी बाई पीएफ है, वन बिंदु, ठीक है ना, इतना यहाँ पर ये पीसी बाई पीएफ। यानी देखो यहाँ पर ढाल क्या है? भारत का ढाल कम है ना, और अमेरिका का पीसी बाई पीएफ क्या है? ज्यादा है। तो पीसी बाई पीएफ ज्यादा कहाँ होगा अमेरिका का? क्यों भाई? ज्यादा कहाँ होगा? ये है, मान लीजिए खड़ी रेखा होगी ना, इसका मतलब ये है, अमेरिका जो है यहाँ पर कर रहा है, ये वन है, ये टू मान लो। अमेरिका यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहा है, भारत यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहा है। अब एक चीज और अजम्पशन हमने ली हुई है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। कल हमने एक अजम्पशन लिखवाई थी कि दोनों देशों में मांग जो है, मांग फलन जो है वो सेम है, यानी दोनों देशों की जो रुचि है, जो अधिमान है वो समान है, तो दोनों देशों का जो आईसी है वो सेम ही जाएगा। तो आईसी वन और टू बिंदु से जानी चाहिए, क्योंकि अलग कलर से बनाते हैं तो क्लियर रहेगा। हम्म
ये देखिए, ये आईसी है, इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र। यानी भारत यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहा है, अमेरिका यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहा है, ये कीमत रेखा है। उत्पादन कहाँ होता है? उत्पादन बिंदु क्या है? जहां पर उपभोक्ता यानी उत्पादन संभावना वक्र कीमत रेखा को जहां पर टच करता है, स्पर्श करता है, वहां पर उत्पादन का निर्धारण होता है। और जहां पर कीमत रेखा उपभोक्ता तटस्थता वक्र को कट करती है, इंडिफरेंस कर्व को स्पर्श करती है, टेंजेंट होती है, वहां पर उपभोग का निर्धारण होता है। ठीक है, मांग का निर्धारण होता है। तो दोनों देशों में मांग सेम है, तो दोनों देशों का आईसी सेम हो। तो इसीलिए इस तरह से बनाना है कि ऐसे हो। क्यों भाई, सभी को क्लियर है? बताओ, यहां तक क्लियर है सभी को? अरे सिंपल सी बात है, दोनों देशों का हमने कल अजम्पशन लिखवाई थी कि दोनों देशों में जो मांग फलन है, जो रुचि है, जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है, वो सेम है। तो दोनों देशों का आईसी सेम होगा। तो भारत यहाँ प्रोडक्शन कर रहा है, अमेरिका यहाँ प्रोडक्शन कर रहा है, तो इन्हीं दोनों बिंदुओं से होकर के आईसी जाएगा, क्योंकि ये इतना उत्पादन कर रहा है, ये उतना, तो दोनों इतने इतने उपभोग भी करेंगे। व्यापार के पहले, व्यापार के पहले तो नो ट्रेड हो रहा है ना। तो इसको अटर्की पॉइंट भी बोलते हैं इन दोनों को। ये भारत के लिए अटर्की है, ये अमेरिका के लिए टर्की। इसको अटर्की पॉइंट भी बोलते हैं, यानी जहां पर नो ट्रेड, आइसोलेशन की स्थिति है, व्यापार नहीं हो रहा है, तो उस बिंदु को बोलते हैं अटर्की पॉइंट। हमने पहले भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सभी को? बताइए भाई, इतनी बात सभी को क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हाँ बेटा, जल्दी जल्दी बताओ, सब लोग बताओ भाई, आगे की कहानी और क्रिटिकल हो जाएगी। गुड। अब थोड़ा सा ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग। थोड़ा सा ना एक काम करना है उसको, एक काम ये करना है कि ये जो डायग्राम है ना, थोड़ा सा ऊपर उठते हुए, ऊपर उठते हुए, ऊपर उठते हुए ऐसे कर लो। ठीक है, थोड़ा सा और स्टीप हो गया है, थोड़ा सा सुटेबिलिटी के लिए, और कुछ नहीं है। ठीक है ना? हम्म, थोड़ा सा इसको भी सुधार लेते हैं। ठीक है, क्यों भाई, क्लियर है ना? अब जरा ध्यान से समझिएगा। ये देखो कीमत रेखा है, यहां से जा रही है, और ये इसकी कीमत रेखा। अब हम लोगों ने देखा था कि जो पीसी बाई पीएफ है भारत का, वो व्यापार के पहले क्या है? कम है। अमेरिका में पीसी बाई पीएफ क्या है? ज्यादा है। तो देखो अमेरिका का क्या है? अमेरिका का ये पीपीएफ है, तो पीसी बाई पीएफ देखो स्टीपर है ना, यानी कीमत रेखा का ढाल अमेरिका में ज्यादा है। तो देखो ये यहाँ पे ज्यादा है कि नहीं ढाल? जल्दी बताओ भाई, ज्यादा है कि कम है? हाँ बेटा, ज्यादा है ना? और भारत में पीसी बाई पीएफ रेखा का ढाल देखो कम है। अमेरिका की तुलना में तो देखो, ये देखो थोड़ा सा बेंड है कि नहीं? ऐसे है ना, तो कम है। अब ये बताओ, अब हमें ये भी पता चल गया है कि भारत श्रम बहुल है, श्रम जिसमें ज्यादा लगता है उस तरह की वस्तु भी बनाता है, उसी को निर्यात कर रहा है। भारत निर्यात किसका कर रहा है? कपड़े का। अब भारत कपड़े का निर्यात करेगा,
क्योंकि भारत में कपड़ा बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी लगती है वो सस्ती आ रही है, श्रम सस्ता है, तो भारत कपड़ा बनाएगा, कपड़े का निर्यात करेगा। अब ये ध्यान से समझिएगा, भारत एक्सपोर्ट क्या करेगा? कपड़ा। तो ये बताइए आप लोग, भारत अगर कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहा है तो कपड़ा भारत से कहाँ जा रहा है? अमेरिका। यानी सप्लाई ऑफ क्लोथ इन फॉरेन कंट्री क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यानी अमेरिका को अगर भारत कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात कर रहा है, तो अमेरिका में कपड़े की पूर्ति बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। तो कपड़े की सप्लाई अमेरिका में बढ़ रही है, कपड़े की सप्लाई अमेरिका में बढ़ रही है, तो अमेरिका में कपड़े की दाम क्या हो जाएंगे? अमेरिका में कपड़े के दाम क्या हो जाएंगे? बताओ भाई। अमेरिका में कपड़े के दाम कम होने लगे। जो अमेरिका में पीसी बाई पीएफ कम ज्यादा था वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कपड़ा की सप्लाई वहां बढ़ जाएगी ना, पूर्ति बढ़ जाएगी। अब पूर्ति बढ़ती है तो कीमत क्या होती है उस वस्तु की? घटने लगती है। और वहीं अमेरिका किस वस्तु का निर्यात कर रहा है? फूड का। फूड का अमेरिका निर्यात कर रहा है, तो फूड को निर्यात किसको कर रहा है? भारत। तो फूड कहाँ आ जाएगा? भारत में। और अमेरिका में फूड कम हो जाएगा क्योंकि भारत को दे दे रहा है ना, तो फूड की कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ने लगेगी। फूड की कीमत बढ़ने लगेगी और इसकी कीमत घटने लगेगी, तो पीसी बाई पीएफ एक तरह से क्या हो जाएगा? घटने लगेगा अमेरिका में। और वहीं भारत में क्या होगा? पीसी बाई पीएफ, भारत कपड़े का निर्यात कर रहा है अमेरिका को, तो भारत कपड़ा अमेरिका को दे दे रहा है, यानी कपड़े की सप्लाई भारत में कम हो जाएगी, तो कपड़े की कीमत भारत में बढ़ जाएगी, तो पीसी बाई पीएफ अमेरिका में क्या हो जाएगा? बढ़ने लगेगा। भारत में क्या होगा? बढ़ने लगेगा, अमेरिका में क्या होगा? कम होने लगेगा। यानी जो इसमें कम था वो बढ़ करके और ये ज्यादा था तो घट करके दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी कीमत रेखा दोनों में बराबर हो जाएगी, दोनों देशों में पीसी बाई पीएफ अमेरिका का और भारत का पीसी बाई पीएफ क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये स्टोरी क्लियर हुई कि नहीं भाई? नहीं क्लियर हुई होगी तो फिर से एक्सप्लेन करूंगा। बताओ भाई, क्लियर हुआ कि नहीं? सब लोग बताओ। हाँ बेटा, सब लोग बताओ भाई, जल्दी जल्दी। क्यों भाई, और किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या? कृपानंद, अवधेश, काजोल, रूपम, जया, सब लोग बताओ भाई, क्लियर हुआ? मेरी आवाज सबको आ रही है? रिपीट क्या करना है? अब ये बताइए आप लोग कि भारत कपड़े का निर्यात कर रहा है, कपड़ा अमेरिका को देगा, तो कपड़ा भारत से अमेरिका में जा रहा है ना, तो कपड़े की जो सप्लाई है वो भारत में कम हो जाएगी ना। तो जिस चीज की सप्लाई कम हो गई तो कीमत बढ़ जाएगी ना कपड़े की, तो भारत में कपड़े के दाम फूड की तुलना में बढ़ने लगेंगे जो पहले कम थे। अब कपड़ा किसको दे रहा है भारत? अमेरिका को दे रहा है, तो कपड़ा अमेरिका में ज्यादा हो जाएगा, तो कपड़े के दाम अमेरिका में कम होने लगे, यानी पीसी कपड़े के दाम फूड की तुलना में अमेरिका में कम होने लगेंगे, तो यानी ये घटने लगेगा और ये बढ़ने लगेगा। यानी जो पहले कम था भारत में पीसी बाई पीएफ वो बढ़ने लगेगा और अमेरिका में ज्यादा था वो घटने लगेगा, तो ये बढ़ करके ये घट करके दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यानी तब तक ये बढ़ेगा, ये तब तक घटेगा जब तक कि दोनों देशों में जो कीमतों का जो अनुपात है वस्तुओं के वो जब तक बराबर न हो जाए, तब तक ये घट बढ़ता जाएगा भारत में और ये घटता जाएगा और बराबर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं व्यापार से जो है कीमतों का अनुपात जो है इक्वल हो जाता है, समान हो जाता है। इसीलिए आगे थ्योरी हम लोग क्या पढ़ेंगे? साधन कीमत समानीकरण। ये इक्वल कर देती हैं कीमतों को इस ट्रेड से। समझ में आया? क्यों भाई? हम्म। कृपानंद, मेरी आवाज आ रही है? तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं भाई?
जल्दी जल्दी सब लोग रिस्पॉन्स करो। सर जी, सर अवधेश। जी ये तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। जैसे तराजू पे दो वस्तुएं रखी जाएं, जो कम ज्यादा है वो इधर से उधर उठा के रखी जा रही है। बिल्कुल एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपने बता दिया, एकदम यही चीज है। ठीक है ना, तो अब आगे बढ़ते हैं। यानी अब दोनों देशों के लिए कीमत रेखा जो पहले अलग अलग होती थी, अब वो क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, क्योंकि दोनों देशों में कीमत का अनुपात बराबर हो जाएगा ना दोनों वस्तुओं का। तो ये बढ़ रहा है, भारत का कीमत रेखा का ढाल बढ़ेगा, जो पहले कम था, तो देखो बढ़ रहा है। तो भारत का क्या है, बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो किधर होगा, इधर होगा कहीं। क्यों भाई, बढ़ेगा तो इधर ही होगा ना, ये है मान लो। और अमेरिका का घट रहा है, तो अमेरिका का घटेगा कहाँ, ऊपर घटेगा, तो ये मान लीजिए अमेरिका का है। तो अब दोनों, देखो ये कीमत रेखा बन गई ना, दोनों देशों में सेम बन रही है कि नहीं, इक्वल हो गई। देखो इसका भी ढाल बढ़ करके और इसका घट करके कीमत रेखा दोनों देशों के लिए समान हो गई। ठीक है ना। तो अब ये बताओ, अब भारत में जो है, अब मान लीजिए भारत जो है, अब दोनों देशों का जो आईसी है, अब इस कीमत रेखा पर कहीं दोनों देशों का इंडिफरेंस करवा जाएगा, क्योंकि कीमत रेखा पहले दोनों की अलग अलग थी, तो यहाँ से जाता था। अब कीमत रेखा ये हो गई है, तो मान लीजिए अब यहाँ कहीं दोनों देशों का उपभोग फलन हो रहा है, यानी कंजप्शन हो रहा है, उपभोग। तो IC2 पर आ गया, यानी व्यापार के बाद जो है कीमत रेखा एक हो गई, तो दोनों देशों का जो उपभोग बिंदु है ये यहाँ पहुंच गया। ठीक है ना, मान लीजिए 2 पॉइंट, यहाँ पर वो उपभोग कर रहे हैं, जबकि उत्पादन कितना कर रहे हैं, इतना। यानी व्यापार के बाद जो है उत्पादन इतना कर रहे हैं वो लोग, इतना कपड़े का, इतना उसका, इतना ये, इतना ये। लेकिन उपभोग यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि कीमत रेखा जो है एक एक हो गई है, इसलिए वो उपभोग जो है इस कीमत रेखा पर कहीं ना कहीं करेंगे। और इस पर अगर मैं कोई तटस्थता वक्र बनाऊंगा, तो जो पिछले वाला तटस्थता वक्र है उसके ऊपर रहे। तो इससे ये क्या पता चल रहा है हम लोगों को, कि व्यापार के बाद जो है, जो दोनों देशों का जो उपभोग बिंदु होगा, वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर भी जा सकता है। यानी व्यापार का लाभ क्या है, कि दोनों देशों के वेलफेयर में इंक्रीज हो रहा है, कल्याण में वृद्धि हो रही है। कैसे, क्योंकि दोनों देशों का जो तटस्थता वक्र है वो सेम है, समान है, और वो ऊपर जा रहा है, हायर तटस्थता वक्र पर जा रहा है दोनों देश, इसलिए उनके कल्याण में, उनके वेलफेयर में, उनको उपभोग में वृद्धि हो रही है। जबकि उनका उत्पादन उनके PPF पे ही हो रहा है, ये इसका PPF है, ये इसका PPF है। समझ में आया ना, तो ये खूबसूरती है इस मॉडल की। क्यों भाई, सभी को क्लियर है ना। अब देखो दोनों देशों का सेम मांग फलन है भी है, दोनों देशों का कीमत रेखा ये है, और उसी पे जो है 2 बिंदु पर उपभोग कर रहे हैं। क्यों भाई, बताइए आप लोग, क्लियर हुआ। हाँ, एकदम आसान भाषा में, इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये थ्योरी बहुत टफ है। हमने तो जहां जहां से पढ़ी है, हमें कहीं से समझ में नहीं आई। हमने इसको क्रक्स में एकदम लिखा हुआ है अपने नोट्स में, और वही आप लोगों को बताया हो। क्योंकि कोई भी बुक पढ़ो आप, 50 तो डायग्राम बना देते हैं, वो कर देंगे, ये कर देंगे। ठीक है ना। क्यों भाई, क्लियर है सभी को ये थ्योरी, समझ में आया सभी को। हाँ बेटा। तो ट्रेड क्यों होता है, ट्रेड होता है साधन कीमतों में भिन्नता के कारण। वस्तुओं की कीमतों में जो भिन्नता होती है, इसलिए ट्रेड होता है। और ट्रेड के बाद जो कीमतें हैं वो इक्वल हो जाती हैं, इसलिए कीमत रेखा दोनों देशों के लिए समान हो जाती है। और उसी कीमत रेखा पर कहीं ना कहीं तटस्थता वक्र जाएगा, तो दोनों देशों का जो
पहले वाला तटस्थावक्षा उसके ऊपर रहेगा, तो उनके वेलफेयर में भी वृद्धि हो जाएगी, उपभोग में भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये है एचओ थ्योरी, हेक्सर ओलिन थ्योरी। अब चलें आगे। क्यों भाई? अब आगे क्या चलेंगे? अब आगे कल करेंगे। अब ये थ्योरी समाप्त हो गई है। अब कल हम लोग करेंगे